अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में चार ऐसे भी प्लेयर आए हैं जो कि टैलेंट में, स्किल्स में ग्लेन मैग्रा से, सचिन तेंदुलकर से, मुरलीधरन से और एंड्रियो फ्लिंटॉफ से भी नेक्स्ट लेवल की चीज थे, लेकिन शायद वो उतना डिलीवर नहीं कर पाए। ये चार प्लेयर्स कौन से हैं और ये क्यों डिलीवर ना कर पाए, ये उस स्टेचर के प्लेयर क्यों ना बन पाए, ये मैं इस वीडियो में आपसे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जिन चार प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें जो पहला नाम है वो सईद अनवर है। सईद अनवर पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री के शायद सबसे बेहतरीन ओपनर हैं। खासकर अगर 30-35 साल की अगर देखी जाए ओडीआई और टेस्ट को अगर मिला के देखा जाए, एक 1950s में हनीफ मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े बैट्समैन थे, लेकिन बहरहाल हमारी जो एक प्रॉपर क्रिकेट हिस्ट्री है जिसमें ओडीआई को भी मिला लिया जाए तो वो शायद 1970s के बाद शुरू होती है, तो इसलिए मैंने उसमें सईद अनवर का जिक्र किया कि सबसे बड़े ओपनर वो थे। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम इसमें से जस्ट माइनस भी कर दें और अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो सईद अनवर एक ऐसा टैलेंट था जो कि शायद अपने एरा के जो 15-20 साल थे उसमें क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन भी बन सकता था। यानी वो अपने कंपैरेटर्स ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों से भी बेहतर बैट्समैन था। अगर आप देखें तो 96-97 तक जब एक रेस चल रही थी कि मार्टिन ग्रो का सबसे ज्यादा ओडीआई 100 का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो उस रेस में सईद अनवर सबसे आगे थे और सचिन और लारा उनसे पीछे चल रहे थे। और एक वक्त ऐसा भी था कि 97 की शायद बात है कि सईद अनवर और बाकियों का जो गैप था 100 का, वो तकरीबन 4-5 100 का गैप चल रहा था। तो लग रहा था कि सईद अनवर बड़ी आसानी के साथ ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद सईद अनवर को ऐसी ब्रेक लगी, 2 साल तक उनसे 100 ही स्कोर नहीं हुई। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने 98 से लेके आगे ऑनवर्ड उन्होंने ऐसी 100 की स्ट्रीक स्टार्ट की कि वो 2-3 साल में देखते देखते सईद अनवर से बहुत आगे निकल गए। तो सईद अनवर जो कि रेस में आगे थे, अचानक से पीछे कैसे चले गए, अचानक से वो रुक क्यों गए? उसकी वजह ये बनी कि एक तो सईद अनवर की फिटनेस के कुछ इश्यूज हो गए, उनके शोल्डर का ऑपरेट हुआ। दूसरा, उनकी घर में उनकी बेटी का जो डेथ वाला मामला था वो हुआ, और एक इंसान जब इमोशनली चीजों से डिटैच हो जाए, मोटिवेशन खत्म हो जाए, तो उसके बाद फिर उसमें गेम में वो बात नहीं रहती। लेकिन इसके बावजूद सईद अनवर इतना टैलेंटेड स्किलफुल प्लेयर था कि जब 2003 के वर्ल्ड कप में वो इतने लंबे अरसे के बाद वापस आया, वेट बढ़ा हुआ था, प्रैक्टिस नहीं थी, सब कुछ था, बट फिर भी उन्होंने वर्ल्ड कप के प्रेशर मैच में इंडिया के अगेंस्ट 100 स्कोर कर ली थी। तो इतना बड़ा टैलेंट था। तो अगर ये जो ऑफ द फील्ड डिस्ट्रैक्शन थी अगर ये ना होती तो शायद सईद अनवर सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बैट्समैन बनता। इस लिस्ट में जो दूसरा नाम था वो स्कलियान मुश्ताक का नाम है। ये जब मुरलीधरन आए हैं और स्कलियान मुश्ताक आए हैं तो ये तकरीबन सेम टाइम पे ही आए हैं। मुरली स्कलियान से शायद 1 आधा साल पहले आए हैं, स्कलियान उसके बाद आए हैं, लेकिन करियर के पहले 3-4 साल स्कलियान मुश्ताक और मुरलीधरन का कोई कंपटीशन ही नहीं था। मतलब मुरलीधरन के पास ये स्किल थी कि वो टर्न बहुत बड़ा करता था, और उस बड़े टर्न की वजह से आमतौर पे ऑफ स्पिनर का टर्न इतना बड़ा नहीं होता है, लेग स्पिनर का टर्न बड़ा होता है। लेकिन मुरली का ऑफ स्पिन होने के बावजूद, क्योंकि वो रिस्ट को यूज करते थे, शायद क्रिकेट हिस्ट्री के पहले और आखिरी स्पिनर होंगे ऑफ स्पिनर जो कि रिस्ट से ऑफ स्पिन कर रहे हो। फिंगर्स का भी यूज था बट रिस्ट का बड़ा फैक्टर था, तो टर्न उनका बहुत ज्यादा था। लेकिन चौके उनका पता था कि यार गेंद गिर के अंदर ही आनी है, तो उसमें सरप्राइज फैक्टर नहीं था, उसमें मिस्ट्री फैक्टर नहीं था। दूसरी तरफ स्कलियान मुश्ताक की बॉल टर्न तो कम होती थी, लेकिन उस कम टर्न के बावजूद उनके अंदर मिस्ट्री एलिमेंट, एक मैजिक था। बैट्समैन समझ रहे हैं कि गेंद बाहर निकलेगी, गेंद अंदर आ जाती है, बैट्समैन समझ रहे हैं कि गेंद अंदर आएगी, गेंद बाहर निकल जाती है। और खासकर एक ऑफ स्पिनर गेंद बाहर निकाल सकता है, ये तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। तो जब उन्होंने दूसरा स्टार्ट किया तो उस दूसरे की वजह से उन्होंने इतनी विकेटें ली कि उन्होंने फास्टेस्ट 50 ओडीआई विकेट, फास्टेस्ट 100 ओडीआई विकेट, फास्टेस्ट 200 ओडीआई विकेट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुरलीधरन खुद ये कहते हैं कि मैं स्कलियान मुश्ताक को देख के मैस्मराइज हो जाता था कि यार ये क्या बॉलर है। उसके बाद फिर पाकिस्तान का एक टूर था श्रीलंका का, उसमें मुरलीधरन स्कलियान के पास गए और उनसे उन्होंने कुछ बातचीत की। दूसरा डिलीवरी के बारे में उन्होंने समझने की कोशिश की। स्कलियान ने उन्हें गाइड भी किया स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए, और उसके बाद मुरली ने बहुत जल्दी पिक किया उस दूसरा को। स्कलियान मुश्ताक खुद भी हैरान हुए कि मुरली ने इतना जल्दी पिक कर लिया है, बहरहाल ये भी मुरली का टैलेंट था। और उसके बाद जब मुरली ने दूसरा कराना स्टार्ट कर दिया तो फिर मुरली के जो रिकॉर्ड से वो प्री दूसरा एरा और पोस्ट दूसरा एरा में जमीन आसमान का फर्क था। यूं समझे कि मुरली की परफॉर्मेंस डबल हो गई।
लेकिन सकलैन मुश्ताक की परफॉर्मेंस भी ठीक चलती थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक 1.5 साल के बाद सकलैन का ग्राफ ऐसे नीचे आना शुरू हुआ। वजह यह थी कि सकलैन ने दूसरा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया, हर ओवर में 3-4 दूसरा करवा रहे हैं। टेस्ट मैचेस वो खेलते थे, ओडीआई भी खेलते थे, टेस्ट मैचेस में बल्लेबाज प्रॉपर टाइम लेके उनको समझने लग गए कि ये इतना ज्यादा दूसरा करवा रहे हैं, तो सरप्राइज फैक्टर खत्म हो गया, दूसरा बॉल रीड होना शुरू हो गई। न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि बल्कि वही प्लेयर तकरीबन ओडीआई भी खेलते थे, तो ओडीआई में भी सकलैन मुश्ताक की इफेक्टिवनेस कम होना शुरू हो गई। और फिर एक वक्त आया कि आप लिटरली देखें कि 99 के बाद तकरीबन सकलैन मुश्ताक 2004 तक खेले तो हैं, लेकिन आखिरी 3-4 साल वो परफॉर्मेंस पे नहीं, अपनी रेपुटेशन पे ही खेलते चले गए। परफॉर्मेंस सकलैन ने 95 से लेके 99 तक जो दी है बस वही दी है। उन 4 सालों में उन्होंने बेताशा रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेताशा विकेटें ले ली, लेकिन उसके बाद जब उनका दूसरा रीड हुआ, लेकिन इसके साथ एक मसला और भी हुआ, उनकी आईज का इशू हुआ, आईज का ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से उनके जो गेंद को देखने की जो उनकी विजुअलाइजेशन थी, जो उनके रिफ्लेक्सेस थे, वो भी वीक हो गए। अब स्पिनर जब बॉल फेंकता है तो किस ट्रेजेक्टरी पे बॉल फेंकनी है, किस लेंथ पे बॉल फेंकनी है, ये बहुत असर होता है इस चीज का कि आपके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं। तो सकलैन को कहीं ना कहीं फिटनेस ने भी इफेक्ट किया, और साथ में जो उनका दूसरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा था उसने भी इफेक्ट किया। तीसरा नाम इस लिस्ट में अब्दुल रजाक का नाम है। अब्दुल रजाक को अक्सर हम लोग बहुत सारे लोग एक एवरेज ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं। दुनिया क्रिकेट के बड़े ऑलराउंडर से कंपेयर करें, इयन बॉथम से, इमरान खान से, रिचर्ड हैडली से, तो लगता है कि यार बस मुनासिब सी ऑलराउंडर थे, इवन जैक कैलिस से या एंड्रयू फ्लिंटॉफ से। लेकिन रजाक टैलेंट वाइज शायद जैक कैलिस तो ना हो, लेकिन वो एंड्रयू फ्लिंटॉफ से या हार्दिक पांड्या या आंद्रे रसल या इस टाइप के जितने भी ऑलराउंडर रजाक से पहले आए या बाद में आए, रजाक उनसे बहुत आगे की चीज है। देखिए, रजाक जब आए तो रजाक ने एज अ बैटर वो काम किया जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैन नहीं करते थे। 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर नंबर 3 पे खेलने के लिए तैयार नहीं थे, तो वहां पे रजाक ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग करनी शुरू की, नई गेंद को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। वो जो इंग्लैंड में पहले 20 ओवर गेंद स्विंग हो रहा होता है, सीम हो रहा होता है, उसको उन्होंने किल किया। 20-25 ओवर तकरीबन उन्होंने हर मैच में बैटिंग की। उसके बाद पाकिस्तान के बाकी बैट्समैन आते थे, कंडीशन इजी होती थी, वो अच्छे रन कर लेते थे। इसके अलावा जो डेथ ओवर्स में हार्ड हिटिंग का कॉन्सेप्ट रजाक ने शुरू किया, वो तो इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ओडीआई क्रिकेट में तो यह था कि यार रन आखिरी 10 ओवर में बनने ही नहीं है, क्योंकि गेंद बहुत पुरानी हो चुकी है, गेंद का कलर खत्म हो चुका है, गेंद नजर ही नहीं आ रही, ऊपर से रिवर्स स्विंग हो रही है। तो आखिरी 10 ओवर में तो पाकिस्तान, वसीम वकार तो 10 ओवर में 40-45 रन भी डिफेंड कर लिया करते थे, इतनी गेंद पुरानी हो चुकी होती थी। लेकिन उस टाइम पे रजाक ने आके हार्ड हिटिंग का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया आखिरी 10 ओवर में, कई दफा उन्होंने आखिरी 3 ओवर में 60-60 रन, 55-55 रन मारे। आज के बैट्समैन भी 3 ओवर में 55-60 रन कभी कभार मारते हैं। तो बाद में जो चीज हमने आंद्रे रसल में देखी, जो बाद में हमने डैरन सैमी में देखी, ग्लेन मैक्सवेल में देखी, डेविड मिलर में देखी, या आजकल जो चीज हम हेनरिच क्लेसन में देखते हैं, ये चीज रजाक ने 15 साल पहले की थी, ये आप देखें। फिर बॉलिंग में उनके बारे में यह ख्याल था कि यार मिडिल ओवर के एक मीडियम पेसर बॉलर हैं। हालांकि जब रजाक आए थे तो उनकी पेस 145 तक जाती थी, और रजाक नई बॉल करवाते थे। शुरू में जब वसीम वकार जिन मैचेस में नहीं खेलते थे, रजाक ने बहुत दफा नई गेंद की और बड़ी इफेक्टिवली की। फिर डेथ ओवर्स में, आखिरी ओवर में जो उनकी रिवर्स स्विंग की जो स्किल थी वो बहुत जबरदस्त थी। रिवर्स स्विंग वो आखिर तक अच्छी करते रहे। एक बार मुझे याद है श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका को कोई 19-20 रन चाहिए थे, उनकी 8-7 विकेटें बड़ी थी, और वहां पे रजाक ने रिवर्स स्विंग करके कोई 10 रन के अंदर श्रीलंका के 5-6 विकेटें आउट की थी। तो वो आज भी मुझे याद है, वो इतनी अच्छी रिवर्स स्विंग करते थे। फिर अगर आपको स्कोर कार्ड में ये नजर आ रहा है कि 10 ओवर में रजाक ने 40 रन देके एक विकेट ली है, तो वो एक विकेट किसकी होती थी? मुखालिफ टीम के सबसे बड़े बैट्समैन की। सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर को रजाक ने आउट किया है, गंगोली को रजाक ने आउट किया है, ड्राइवर को रजाक ने आउट किया है। इंडिया के अगेंस्ट रजाक ने जितने मैचेस खेले हैं उनमें सबसे ज्यादा इन 3 बैटर्स को रजाक ने आउट किया है। फिर श्रीलंका के खिलाफ जसूरिया को बहुत दफा आउट किया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग को बहुत दफा आउट किया है। और फिर आप टेस्ट मैचेस में जहां आप ये देख रहे हैं कि ओडीआई में उन्होंने बहुत दफा 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, वहीं पे उन्होंने टेस्ट मैचेस में सिचुएशन को समझते हुए मोहाली टेस्ट मैच में 270 बॉल पे 70 की इनिंग्स खेली थी। तो एक प्रॉपर मैच विनर जो हर सिचुएशन में अपने आप को डालता था। लेकिन मसला ये हुआ कि रजाक को पाकिस्तान ने हमेशा एक रिजर्व ऑप्शन के तौर पे यूज किया। प्लेइंग 11 में खिला रहे हैं, बॉलिंग तब देते हैं जब बाकी बॉलर थक चुके हैं, बैटिंग तब देते हैं जब आखिरी 3-4 ओवर रह जाते हैं। तो अगर रजाक को रिजर्व ऑप्शन की बजाय प्रॉपर बैटर, प्रॉपर बॉलर के तौर पे यूज करते हैं तो रजाक के स्टैट्स बहुत ऊपर होते हैं।
आखिरी नाम इस लिस्ट में, चौथा नाम मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ और ग्लेन मैकग्रा का अगर कंपैरिजन करें तो जितनी हाइट मैकग्रा की थी उतनी ही आसिफ की थी, जितना बाउंस मैकग्रा जनरेट करते थे उतना ही आसिफ जनरेट करते थे, जितनी पेस मैकग्रा की थी आसिफ की उससे कोई 4-5 किलोमीटर ज्यादा ही थी, और जितना लाइन लेंथ पे कंट्रोल मैकग्रा को था आसिफ को भी तकरीबन उतना था। जितनी मेंटल शार्पनेस मैकग्रा की थी तकरीबन उतनी ही मेंटल शार्पनेस आसिफ की भी थी, लेकिन स्विंग आसिफ की जितनी एग्जैजरेटेड थी उतनी मैकग्रा की नहीं थी। मैकग्रा स्विंग करते थे, दोनों स्विंग करते थे, बट आसिफ जितनी स्विंग नहीं करते थे। इमरान खान ने भी एक दफा जिक्र किया था कि मोहम्मद आसिफ क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे स्किलफुल बॉलर आया है जब से वो क्रिकेट को देख रहे हैं, लेकिन फिर मैच फिक्सिंग स्कैंडल, मैच फिक्सिंग के प्रॉब्लम्स और मोहम्मद आसिफ